एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंटेंसिव रिवीजन या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र नहीं है, बल्कि रोल रिवीजन का जिक्र है, जो बिलोमोम इलेक्शन से पहले किया जाता है। अगर किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है 1 साल के अंदर, तो उस स्टेट में ये नहीं किया जाए। और यहाँ तो जो है कुछ महीने की बात है, कुछ महीने के बाद जो है इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस वक्त आप कर रहे हैं। इतना बड़ा सर्वे करने से पहले पॉलिटिकल पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिला जाता है, उनके साथ मशवरा किया जाता है। ये प्रोसेस नहीं हुआ और आप बैठ करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टियों के प्रेशर में आकर ये किया कि हमने हर विलेज के अंदर वहां के लोगों को जमा करके इससे पहले मीटिंग की और उनको बताया कि ये एसआईआर क्या है। और ये भी बहुत बड़ा झूठ है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इस पर जो है तहकीक की और बाकायदा उन्होंने सबूत के साथ पेश किया कि कई विलेजेस ऐसे हैं जहां पर फॉर्म तक नहीं पहुंचा, कोई बीएलओ घर पे नहीं गया और मालूम ये हो रहा है कि उनकी लिस्ट के अंदर किसी का नाम आ गया है, किसी का नाम नहीं आया। तो आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो आज सुर्खियों का मौजू बना हुआ है। वो है इलेक्शन के सिलसिले में जो बताई जाने वाली धांधलियां हैं या फिर एलेग्ड फ्रॉड है। इसमें ख़ास तौर से एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है, फिर इसी तरह अपोजिशन की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है जिसमें वोट चोरी का एक एलिगेशन लगाया जा रहा है। इसी तरह ईवीएम के जो लेकर के मसाइल हैं, ईवीएम में वोट्स के काउंटिंग और वोट्स के रिजल्ट्स को लेकर के जो मसाइल हैं, उन पर भी मुख्तसर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम जनाब ताहिर हुसैन साहब का सबसे पहले इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। और हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, जो एक मरहला उसका मुकम्मल हो चुका है, 1 महीने के टाइम में तकरीबन 7.9 करोड़ बिहार के पॉपुलेशन का पूरा एनुमरेशन फॉर्म फिर से फिल कराने की कोशिश की गई और अल्टीमेटली जब 1 सितंबर को 1 अगस्त को जब इसकी लिस्ट रिलीज़ हुई तो अराउंड 65 लाख वोटर्स उसमें से डिलीट किए गए और उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं दिया गया। और सिविल सोसाइटी को इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट को दस्तक देना पड़ा और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कार्रवाई की और ये कहा कि इस सिलसिले में जो भी वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं उनके नाम जो है वजूहात के साथ शाये किए जाए। तो इस पूरे प्रोसेस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो एसआईआर हो या इलेक्शन को लेकर के जिन धांधलियों का जिक्र किया जा रहा है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम जानते हैं कि 1950 में ये बॉडी बनी और इसको बहुत अथॉरिटी है कि यहाँ तक कि इलेक्शन के ज़माने में ये हुकूमत के पास जो अथॉरिटी होती है उस तरह की एक पावरफुल बॉडी होती है, साथ में इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है। तो इस पर सवाल जब उठ रहा है तो इसलिए ये इशू बहुत ज़्यादा सीरियस बना हुआ है। फिर दूसरा सबसे अहम वजह यह है कि इसको इतना सीरियस लेना कि हिंदुस्तान के शहरी के पास जो सबसे पावरफुल अगर कोई टूल है तो वो वोट है, जिसके ज़रिए से वो अपने ऊपर कौन सरकार बनाए, किसके अंडर में वो एज ए नागरिक रहना चाहता है, उसका फैसला करने का अधिकार वो जो है सिटीज़न के पास है। तो ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर के यहाँ चर्चा हो रही है। अब जहाँ तक एसआईआर की बात है तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है या नई चीज़ नहीं है। ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड राइट है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ एनरोलमेंट एक्ट 1960, उसके तहत ये रूटीन है इलेक्शन कमीशन का कि वो जब भी चाहे वो इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है और किया है। लेकिन जी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंटेंसिव रिवीजन या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र नहीं है, बल्कि रोल रिवीजन का जिक्र है, जो बिलोमोम इलेक्शन से पहले किया जाता है। नहीं, देखिए, इसमें जो 1950 का जो एक्ट है, बाकायदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, उसके अंदर ये बात है कि इलेक्शन कमीशन इंटेंसिव रिवीजन कर सकता है, उसका वो हक है वो। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो बिहार में हो रहा है तो वो, जैसे मैं ये कहना चाह रहा था असल बीच में कि 1952 में पहला ये एसआईआर किया गया। एसआईआर नहीं था, वो इंटेंसिव रिवीजन था। तो वो फिर हर 2 साल के बाद एक बार किया गया, 67 में किया गया, फिर 68 में किया गया, फिर 87, फिर इस तरह लास्ट जो एसआईआर हुआ वो 2004 में हुआ। और इसी तरह बिहार में अगर हम देखते हैं तो बिहार में जो आखिरी मरतबा एसआईआर हुआ है वो 2003 में हुआ। तो इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि 2003 में क्योंकि आखिरी मरतबा हुआ है, बहुत लंबा गैप हो चुका है, तो इसलिए हम इसको करना चाह रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है और ये ऑब्जेक्शन जो उठा रहे हैं वो ये है कि आप
की जो टाइमिंग है जी, कि क्यों आप इस वक्त कर रहे हैं, सही। और दूसरा ये कि जो मेथोडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर जो है पॉलिटिकल पार्टियों को भी ऑब्जेक्शन है और पब्लिक को भी इस पर ऑब्जेक्शन है। आप देखिए कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ तो उससे पहले आप करना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा जनरल इलेक्शन है। जाहिर सी बात है कि जनरल इलेक्शन से पहले अगर आप समझते हैं कि बहुत सारी उसके अंदर रिपेयर करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो उससे पहले आपको करना चाहिए था। और फिर बाकायदा इससे पहले के इलेक्शन कमीशंस के अंदर बाकायदा रिटायर्ड इलेक्शन कमीशन ने इस पर वजाहत किया है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में एसआईआर हो रहा हो, जी, तब भी अगर किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला है 1 साल के अंदर, जी, तो उस स्टेट में ये नहीं किया नहीं जाए। किया जाए। ओके। और यहाँ तो जो है कुछ महीने की बात है, कुछ महीने के बाद जो है इलेक्शन आने वाले हैं, नवंबर के करीब। तो जी, उस वक्त आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी इंटेंशन पर जो है डाउट क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बाकायदा तहकीक की, वहाँ जाकर लोगों ने ग्राउंड पर देखा, तो ये मालूम हुआ कि ये देखिए सबसे पहले जो मेथोडोलॉजी आप कर रहे अडॉप्ट किए हैं, हैं। जी, अडॉप्ट किए हैं, जून 2024 को आपने अनाउंस किया, नोटिफिकेशन जारी। जी, नोटिफिकेशन जारी किया, और जून 2026 से जो है आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं बाकायदा जी, ग्राउंड पर। तो ये कैसे मुमकिन है? जी, करीबन करीबन 8 करोड़ वोट, यानी करोड़। 7.89 करोड़ जो वोटर्स हैं, जी, करीब 8 लाख के करीब। हुँ, तो इतने बड़े वोटर्स की तादाद को जो है आप ये प्रोसेस करने जा रहे हैं, हुँ, तो उसके लिए जो जैसे आपके डाटा के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक 80,000 बीएलओस की जरूरत है। जी, तो 80,000 बीएलओस को आपने एक दिन में ट्रेनिंग दे दी, हुँ, तो ये बात किसी भी सूरत में हजम नहीं होती। जी, तो एक तो वो जो तरीका है जो आपने अडॉप्ट किया, इतना अर्जेंट क्या था, इतनी जल्दी क्या थी, अर्जेंसी और क्या थी? जी, बगैर कोई कंसल्टेशन के। हुँ, जैसे आज आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कल प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस की, जी, उसमें ये कहा कि ये हम ये इसलिए कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हमको ये कहा जा रहा था कि रिवीजन होना रिवीजन चाहिए, होना चाहिए। ओके, जबकि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि हमने कभी इसकी डिमांड की। अच्छा, किया भी है तो इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए था, यही करती आई है इससे पहले भी, कि इतना बड़ा सर्वे करने से पहले पॉलिटिकल पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता कॉन्फ्रेंस। है, उनके हुँ, साथ मशवरा किया जाता है। हुँ, ये प्रोसेस नहीं हुआ, और आप बैठ करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टियों के प्रेशर में आकर ये किया। लेकिन तो पूरी तरह से आप देखते हैं जी। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो अपनी वजाहत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहे हैं कि ये पूरे प्रोसेस में तकरीबन 1 करोड़ के करीब या तकरीबन 10 लाख के करीब वॉलंटियर्स उसमें इन्वॉल्व थे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एजेंट्स होते हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा थे, जो अच्छी खासी तादाद उसमें जो है इन्वॉल्व रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अब क्वेश्चन करना, जबकि वो प्रोसेस का पार्ट रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी, देखिए ये इसीलिए तो ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है और डाउट बढ़ते जा रहे हैं। जी, अगर ये हवाला आप इस बात से दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहतें देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी, वो वजाहतें देने के बजाय मजीद मसाइल में घिरता चला जा रहा है, जी, क्योंकि झूठ पर झूठ इलेक्शन कमीशन बोलता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट्स और हज़ारों के जो है वॉलंटियर्स ने इसमें काम किया, ये बिल्कुल गलत बात है। हमने कई टीवी सर्वेस के अंदर ये देखा, कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ये सर्वे किया कि कई ऐसे विलेजेस हैं जहां पर बीएलओ ने कोई एंट्री तक नहीं की, वहां दाखिल भी नहीं हो, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हमने हर विलेज के अंदर वहां के लोगों को जमा करके इससे पहले मीटिंग की और उनको बताया कि ये एसआईआर क्या है। क्या है? ओके, और ये भी बहुत बड़ा झूठ है। हुँ, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इस पर जो है तहकीक की और बाकायदा उन्होंने सबूत के साथ पेश किया कि कई कई विलेजेस ऐसे हैं जहां पर फॉर्म तक नहीं पहुंचा, कोई बीएलओ घर पे नहीं गया, और मालूम यह हो रहा है कि उनकी लिस्ट के अंदर किसी का नाम आ गया है और किसी का नाम नहीं आया, जबकि सिग्नेचर की जरूरत होती है, सिग्नेचर भी बीएलओ ने किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल अलग है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी खामियों को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और खुलेआम झूठ बोल रहा है। तो इससे जो है इलेक्शन कमीशन के इंटेंशन पर जो डाउट्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर के भी, और पूरी प्रक्रिया जो चल रही है इलेक्शन की, उस सारे मामलात में अभी जो सर्वे आया है उससे ये बता रहा है कि पूरी तारीख में, आज़ादी के बाद की पूरी तारीख में इलेक्शन कमीशन कभी इतना बदनाम नहीं हुआ जितना इस मरतबा हो रहा है। तो जैसा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी या फिर दीगर अपोजिशन पार्टीज़ भी ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और अपनी जो इंडिपेंडेंसी है या अपनी जो
बयासनेस नहीं होना चाहिए और तमाम पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, वो मामला नज़र नहीं आ रहा है। ये एलिगेशन तमाम पार्टीज़ की तरफ से लग रहा है और प्रैक्टिस में जो चीज़ें रिपोर्ट में आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड पे रेन्यूमरेशन फॉर्म्स जो भराए गए उसमें ना ही कोई फ़ोटो लिया गया, ना ही कोई सिग्नेचर लिया गया, बीएलओ अपनी तरफ से साइन करके सबमिट कर दिए और कई सारे लोगों के केसेस रिजेक्ट भी हो गए। और रिसेंटली जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो योगेंद्र यादव ने और दीगर जो पेटिशनर्स थे उन लोगों ने लोगों को लाकर वहाँ खड़ा किया और इन लोगों के नाम इस वजह से डिलीट किए गए कि ये डेथ केसेस हैं, जबकि वो प्रैक्टिस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशन आ रहा है कि अपोजिशन के वोट्स काटने की यहाँ पर कोशिश हो रही है या ऐसे पॉकेट्स जहाँ पर रूलिंग पार्टी को ये अंदेशा था कि उनको वहाँ से वोट्स नहीं मिलेंगे या वोट्स कम मिलेंगे, वहाँ के वोटर्स की क्वांटिटी या वहाँ के वोटर्स की तादाद को काटा गया है। तो इस एलिगेशन के बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल कई जगहों पर ये वाज़े भी हुआ है, कई जगह इससे पहले भी आवाज़ उठाई गई लेकिन उसको दबा दिया गया। कई जर्नलिस्ट ने इस पर सवाल उठाया था, लेकिन आप इसमें देखते हैं कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने किया, उसमें इसको लेकर के कई सवालात किए गए, यानी टाइमिंग को लेकर सवालात किए गए और तादाद को लेकर सवाल। जैसे एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया था कि 22 लाख लोग जो है वो इस वजह से डिलीट किए गए कि वो मर गए हैं, हाँ ये जी, कह रहे हैं, डेथ डेथ केसेस हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि ये कैसे आप इसका कैलकुलेट कर दें, तो उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब ये है कि ये किसी एक साल का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये 20 साल का, पिछले 20 साल से जो लोग डेथ हुआ है जिनकी, उसकी वजह से उसको यहाँ जोड़ा गया है। लेकिन तो इलेक्ट्रॉल रोल तो बीच में भी रिवाइज होता बीच रहा में है। भी रिवाइज हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है हम्म, कि वो उस वक्त जो है एडिट नहीं हो पाए या उस वक्त जो है उनको उसमें से निकालने निकालने का जो प्रोसेस था हम्म, वो नहीं हो पाया, तो अब एक साथ हम कर रहे हैं। तो ये बात भी जो है कोई एक आम सा आदमी भी समझने से खासिर है। जब आप हर साल अपडेट करते हैं लिस्ट, अभी जनवरी में आपकी लिस्ट अपडेट हुई है, जी, तो इतना बड़ा गैप, इतने 22 लाख की तादाद जो है एक स्टेट में, इतने बड़ी तादाद में जो है खामियां सिर्फ एक लिस्ट में निकल के आ रही हैं, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो गड़बड़ियां हुई हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो वोटर लिस्ट के अंदर जो खामियों का जिक्र किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी कैसे उस पर भरोसा करेगा। और आप खुद उसको अग्री कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खुद उसको अग्री कर रहा है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वोटर्स की सिर्फ इसलिए डिलीट किया गया कि वो पिछले 20 साल का डाटा है। अच्छा, तो यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट और वोटिंग प्रोसेस वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है या डेमोक्रेटिक स्पिरिट का, क्योंकि इलेक्शंस में एक आदमी को एक राय देने का हक है और वो हक कहीं ना कहीं उनका नाम निकाल करके छीना जा रहा है। अगर हम ये 65 लाख वोटर्स को ओवरऑल बिहार स्टेट में डिवाइड करेंगे तो ऑन एन एवरेज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 से 35 हज़ार वोट कटेंगे, जी, जो कि असेंबली में एक बहुत बड़ा मार्जिन है जीतने और हारने के लिए। तो ये भी एक एलिगेशन अपोजिशन पार्टीज की तरफ से लग रहा है और इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये हमारा रेगुलर प्रोसेस है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जो आउट ऑफ द वे थी, बल्कि इस तरह का प्रोसेस हमने पहले भी दीगर मुकामात पे किया है। चूँकि अभी अपोजिशन पार्टीज इस तरह का क्लेम लेकर आ रहे हैं, जिस तरह अपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि वोट की चोरी हो रही है और उसकी सिलसिले में अगस्त 7 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेंगलुरु सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूंसी की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ का डेटा लेकर के प्रेजेंट किया। तो उसमें ये बताने की कोशिश की कि कितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं, कितने वोटर्स जो है मिसयूज़ हुए हैं, कितने जो है एक घर पे कहीं कहीं नाम से फेक वोटर्स बनाए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के फेवर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आपके खुद जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो इस बात को, ये इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, एसआईआर के प्रोसेस। तो जब आपके एलिगेशंस इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसको कहाँ तक क्यों अपोज कर रहे हैं? एक तरफ ये चीज़ है और दूसरी तरफ जो विनिंग मार्जिन है उसका जो वेरिएशन है, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जी, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से आज और वजाहतें देने की जो कोशिशें की हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि वो मज़ीद सवालात खड़ा कर रहा है इलेक्शन कमीशन। जितने भी चीज़ों को आज़ाद, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का ये डिमांड है राहुल गांधी से कि आप जो है डिक्लेरेशन और वोट दें और उसके बाद जो है आप, जबकि ये डिमांड अनुराग ठाकुर से, वही मैं कहने वाला हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट ये दिया कि हमारे लिए अपोजिशन और जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो इनके दरमियान हम कोई फर्क नहीं करते, किसी भी पार्टी, हमारे लिए सब पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है। जब आपके लिए सब पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है तो राहुल गांधी ने जो इल्जामात लगाए हैं वो सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं।
और वो भी 6 महीने की पूरे प्रोसेस में जो प्रिंटेड फॉर्मेट थे उसको सामने रख करके किया। तो आप रूलिंग पार्टी का एक आदमी जो है, एक बाकायदा जिम्मेदार किस्म का आदमी, 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर जो है उन्होंने डाटा पेश किया और बड़े बड़े लीडर्स पर चोरी का इल्जाम लगाया। तो वो जब चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो भी जो है गलतियां जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ ही उंगली उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी वही बात कही है, आप जो है इनसे एफिडेविट मांग रहे हैं और उनसे आप एफिडेविट नहीं मांगते हैं। तो यही खुद आपकी नीयत जो है पब्लिक के सामने आ रही है कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ आप मिले हुए हैं। और ये चीजें सिर्फ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो गड़बड़ियां, जैसे 1 लाख के करीब वोटर्स का जो एक्सेस वोट जो एलिगेशन आया है, आप उसमें कई एग्जांपल्स भी दिए गए। एक घर के अंदर 80 वोट हैं, एक घर के अंदर 46 वोट हैं, एक आदमी 4-4 जगह पर वोट कर रहा है, एक आदमी है तो पंजाब का, यूपी में 2 जगह वोट कर रहा है और कर्नाटक में 2 जगह वो वोट कर रहा है। तो ये सारी चीजों को इलेक्शन कमीशन को तो ये चाहिए था। फिर आप इलेक्शन कमीशन की जो लैंग्वेज है उसको आप देखिए कि आप एक पॉलिटिशियन की तरह आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर आप एफिडेविट जमा करें, डिक्लेरेशन दें, वोट लें, या फिर आप देश से माफी मांगे। तो इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि आप किसी को जो है माफी मांगने के लिए कहें, किसी को जो है आप ऑर्डर दें, किसी को आप धमकी दें। जब इतनी बड़ी चीज आ रही है, आप एक ऑटोनमस बॉडी हैं, आप लीगल बॉडी हैं, आप उनको नोटिस भेजिए, आप उन पर केस कीजिए। और जो इतना बड़ा इल्जाम पूरे मुल्क के वोटर्स के अंदर जो डाउट क्रिएट कर रहा है, आप तहकीक कराइए उसकी। इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम इसकी तहकीक कराएंगे, और कहने वाला कौन है? अपोजिशन का लीडर है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर रहने वाला आदमी है। वो जब पूरे सबूतों के साथ इतना बड़ा एलिगेशन कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को यह चाहिए था कि वो अपनी छवि को साफ करने के लिए वो इस तरह के बयानात, पॉलिटिकल पार्टी की जैसे बयानात देने के बजाय वो खुद ये कहता है कि ठीक है, जो एलिगेशन आपके हैं हम आपको जो है उसकी तहकीक करेंगे। फिर आपने ये भी देखा होगा कि ये जितने एलिगेशन लगाए गए हैं, एक को भी डिनाई नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहीं किसी चीज को भी डिनाई नहीं किया। उसने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि राहुल गांधी जो है लोगों को भटका रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के कंधे पर जो है बंदूक रख के वो इलेक्शन मतलब उनके कंधे का सहारा लेकर के अपनी पॉलिटिकल वो चला रहे हैं, लेकिन डिनाई नहीं किया। 4 वोटर का जिक्र हो या 1 लाख वोटर का ज्यादा आना हो या फेक एड्रेसेस का हो, किसी को जो है डिनाई नहीं किया। तो डिनाई नहीं करने का मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन मानता है कि वो गलतियां हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ने भी जो वेरिफिकेशन किया है, खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वोटर आईडीज जो राहुल गांधी ने एज ए प्रूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे, उसको भी वेरीफाई किया और वो नंबर्स वहाँ पे मैच हो रहे थे। एक घर पे 80 एड्रेस और एक नाम से, ये सेम एपिक आईडी से मल्टीपल वोटर्स। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं अपनी शफाफियत को जाहिर करने के लिए आउट ऑफ द वे कभी इस तरह की तारीख में ये नहीं हुआ कि वो इलेक्शंस के डिक्लेरेशन के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो। तो कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह के जो खदशात पैदा हो रहे हैं, वोटर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की जो कोशिश की है, तो ये पूरे प्रोसेस में उनके जो जवाबात रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अवाम को मुतमईन नहीं कर सके। क्या आपका यही? जी बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रिप्लाई था वो एक तरह से फिल्मी डायलॉग के अंदाज में उन्होंने रिप्लाई दिया। और कई चीज़ें मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके उल्टे मजीद सवालात खड़े कर दिए, मजीद डाउट को और हवा दी है। जैसे खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जब एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि एक आदमी के 2-2 आईडी कैसे हो सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि 2-2 आईडी हो सकते हैं, लेकिन वो वोट एक ही डालेगा। यानी इलेक्शन कमीशन मान रहा है और उस चीज को कहीं ना कहीं लेजिटिमेट करने की कोशिश कर रहा है कि एक आदमी के 2 से ज्यादा भी एक से ज्यादा भी वोटर आईडी हो सकते हैं। तो ये खुद बहुत बड़ा ब्लंडर है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ करके, एक इलेक्शन कमीशन के पोस्ट पे बैठ करके उसका सीईओ जो है ये बात कह रहा है कि आप एक से ज्यादा उसके एपिक कार्ड हो सकते हैं। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह फंस चुका है। उसके पास दलाइल के साथ इसका रिप्लाई करने की कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, कोई ऐसी बात उसके पास नहीं है जो अवाम को मुतमईन कर सके। उल्टा इलेक्शन कमीशन जो किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को या अपोजिशन को टारगेट करने के चक्कर में वो मजीद दिन ब दिन फंसता चला जा रहा है। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो डेमोक्रेसी का है और लोगों के फेथ का है। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट हो या अगर इलेक्शन कमीशन हो, उन पर जब इस तरह की बातें आती हैं, उन पर इस तरह के जो इल्जामात आते हैं, तो बहुत बड़ा एक डैमेजिंग मामला है किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ये इस वक्त सबसे बड़ी गंभीर चीज है।
राहुल गांधी या लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर अपोजिशन पार्टीज के क्लेम से पहले भी मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने इस सिलसिले में सवालात उठाए थे। जिस तरह वायर के एक जर्नलिस्ट ने 2024 इलेक्शन के ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ के बाद उन्होंने रिपोर्ट एक शाये की थी कि अराउंड 140 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिजल्ट्स जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। या तो वो वोटर ईवीएम में जो काउंटिंग है, या फिर परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो उस दिन रात में डिक्लेयर हुआ वर्सेस 2 दिन के बाद रेक्टिफाइड जो नंबर्स आए उसमें जो वेरिएशन था, परसेंटेज वेरिएशन, या इस तरह के और कुछ चीज़ों को मिला करके वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आते रहे हैं। और अभी जो हरियाणा में पानीपत के एक पंचायत पोल के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, पहले उन्होंने लोकल इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन की, फिर हाई कोर्ट में गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ कि वीडियोग्राफी करते हुए पूरे ईवीएम की रिकाउंटिंग होगी, और रिकाउंटिंग के बाद 51 वोट्स से वो वहाँ के जो है जो लीडर थे, डिफीटेड कैंडिडेट, वो फिर से विनर डिक्लेयर हो गए। और पिछले 3 साल डिफीटेड कैंडिडेट ने वहाँ पर पंचायत में पूरा अपना मतलब गवर्नेंस किया, और अब जो है उनको विनर डिक्लेयर करके आगे 2 साल के लिए उनको टाइम दिया गया। तो ईवीएम में इस तरह का जो एलिगेशन पिछले कई सालों से लगाया जा रहा था, उसका आज एक एग्जाम्पल जो देखा गया। इससे पहले मेयरल इलेक्शन जो चंडीगढ़ का हुआ था, उसमें भी इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से जिस तरह की धांधलियों की बात थी, तो ये तमाम प्रोसेसेस को देखते हुए कहीं ना कहीं क्या ये नज़र आ रहा है कि अभी वो कॉमन बेंच के साथ या एक कॉमन कॉम्पिटेटिव स्पिरिट के साथ इलेक्शंस बाकी नहीं रहे, और कहीं ना कहीं एक पार्टी के साथ फेवर हो रहा है। क्या इस तरह का एलिगेशन लगना अभी सही नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बदकिस्मती से बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से न्यूट्रल नहीं है। उसके जितने भी एग्जाम्पल गिनाए गए हैं, ऐसे और भी बीसियों एग्जाम्पल हैं। हर इलेक्शन के मौक़ों पर भी कई चीज़ें आप देखने को आपको मिलेंगी कि रूलिंग पार्टी को फेवर करता है और अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ काम करता है इलेक्शन में। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप आए। और ये जो मामला हुआ हरियाणा का, ये तो पूरी आज़ादी की तारीख में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को अपने यहाँ मंगाकर 70 पोलिंग बूथ के ईवीएम को अपने पास मंगवाकर अपने सामने जो है काउंटिंग करवाया है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है जी। चूंकि एक ऑटोनोमस बॉडी इलेक्शन कमीशन है, अब तक उस पर एतमाद करके वोटिंग होती थी, उसके कहने पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते थे। अब उसकी उस अथॉरिटी के अंदर दाखिल होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, और उसको अपने पास मंगवा करके काउंटिंग करना पड़ा। और उसका नतीजा भी देखा कि जो है एक डिफीटेड कैंडिडेट को जो है 3 साल तक वो ऐसे ही जो है अपनी कोशिश करते रहे, और एक आदमी जो जीत चुका है उसको जो है हारना उसको पड़ा। तो ये चीज जो है पूरे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इतना बड़ा एक बड़ा काला दाग है। तो इससे हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। और इस मुल्क के अंदर एक ऐसा भयानक दौर आ रहा है जिसमें डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो पूरी तरह खतरे में। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम वीडियोग्राफी नहीं दे सकते, और उसका जो उसके लिए उसके पीछे जो दलील इलेक्शन कमीशन पेश कर रहा है ये बिल्कुल मजाक है। ये इलेक्शन कमीशन सवाल कर रहा है कि क्या हम अपनी माओ बहनों और बहुओं के जो है वीडियोस हम रिलीज कर सकते हैं। वो कौन से वीडियोस आपको रिलीज करने की बात कर रहे हैं? 45 डेज तक वो वीडियोस आपके पास रहते हैं, 45 डेज तक उसको रखा जा सकता है, उस वक्त तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन 45 डेज के बाद जो है अचानक जो है उसके अंदर मसला पैदा हो जाता है। तो ये डिजिटल वोट लिस्टर आप देने को तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने जो है वोटर्स के फोटो लेकर के उसका गलत इस्तेमाल किया। तो इतने बरसों से आप प्रिंटेड फॉर्म में वोटर लिस्ट जो है सड़कों पर पड़ी मिलती है इलेक्शन के दौरान, तो उससे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आज आप पर जब बनी हुई है, आप पर जब सवाल उठ रहा है, तो ये सब बहाने आप बना रहे हैं और कोई जेन्युइन चीज आप नहीं दे रहे हैं, कोई ऑथेंटिक चीज उसमें आप नहीं दे रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सेटअप है, ये दिन ब दिन कोलैप्स और लोगों का एतमाद खत्म होता चला जाता है। और लोगों का एतमाद जब खत्म हो जाता है तो आइंदा आने वाले दिनों में ये सेटअप कैसे चलेगा, इलेक्शन कैसे होंगे, अपोजिशन क्या काम करेगी, रूलिंग पार्टी कैसे बनेगी। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं जो इस मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में हमको फेस करना पड़ेगा। आपने जैसे बताया कि रिकॉर्डिंग्स पहले अनलिमिटेड टाइम के लिए रखे जाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली उस रूल को इलेक्शन कमीशन ने ट्वीक करके 45 डेज का टाइम रखा है। और उसकी रीजनिंग ये बताई गई है कि आपको जब भी किसी रिजल्ट को चैलेंज करना होता है वो 45 डेज का चैलेंज, तो इसी वजह से उसको हटाया जा रहा है। जबकि
कोर्ट के जो केसेस हैं वो बहुत लंबे भी चलते हैं और उसमें बहुत वक्त गुजरता है। दूसरी तरफ जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की बात है, जिसकी अपोजिशन मुसलसल डिमांड कर रही है और इलेक्शन कमीशन डिनाई कर रही है, लेकिन जब रूलिंग पार्टी के एमपी 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का डेटा उस बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि उनको ये डेटा कहाँ से दस्तयाब हुआ। तो इन तमाम के पस मंज़र में अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी क्या अप्रोच अपनाना चाहिए इस सिनेरियो में, जबकि डेमोक्रेसी एक तरह से जो बताया जा रहा है कि डेंजर में नज़र आ रही है, या एक एलिगेशन जो पूरे प्रोसेस पे लग रहा है, वोटर लिस्ट बनने से लेकर के वोटिंग का जो राइट है या वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको लेकर के, या वोटिंग के काउंटिंग को लेकर के, पूरा जो प्रोसेस है उसमें हर जगह कहीं ना कहीं सवालात उठ रहे हैं। तो इस मरहले में, इस मौके पर पॉलिटिकल पार्टीज का, खुद आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या अप्रोच कर रही है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इसको किस तरह रेजिस्ट कर रहे हैं, और सिविल सोसाइटी और कॉमन पब्लिक को इसको किस तरह रेस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, इसमें मैं वो उस बात पर आने से पहले वो जो ईवीएम के जो वीडियोस नहीं देने की बात है, उसके लिए मैं आपको वही रेफरेंस देना चाह रहा हूँ कि चंडीगढ़ का जो इशू आपने देखा कि अगेन वो मामला हल हुआ उस वीडियो के जरिए से। वो वीडियो सेफ था, तो उसको जब निकाल कर देखा गया तो वहां का जो ऑफिसर था वो उसमें टैंपरिंग कर रहा था। तो ये उसके लिए जरूरी है, आप ये कह करके उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है ये वीडियोग्राफी, आप डिलीट कर रहे हैं, ये कानून आप अचानक लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत में खोट है। अब रही बात ये कि ईवीएम को लेकर के कई सालों से, बरसों से जो है वो ऑब्जेक्शंस पब्लिक की तरफ से भी है, कुछ सिविल सोसाइटी और कुछ छोटी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको आवाज उठाया, और लेकिन ये कोई सक्सेस नहीं हो सका, इसलिए कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसको या तो सीरियस नहीं लिया या तो वो सिर्फ फायदा उठाते रहे। आज जब उनके जड़ों पर आ रहा है तो उनको लग रहा है कि इसको आवाज उठाना चाहिए। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको एक साथ इस वक्त एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस सेटअप को बचाने के लिए उनको एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज हालत यह है कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों से एतमाद उठ गया है। पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी भी इतने दिनों में अवाम के मफादात के लिए काम नहीं किया, अवाम के इश्यूज को लेकर काम नहीं किया, बल्कि वो अपने मफाद के लिए काम करते रहे। एक कॉमन सिनारियो बन गया। तो इसलिए जो है लोगों का, जैसे बिहार में आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो लोगों के वोट जिनके छूटे हैं या जिनका बगैर उनकी इत्तला के नाम आ चुके हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? खामोश इसलिए हैं कि वो जैसे हुआ है बहरहाल मेरा नाम तो आ गया, क्यों मैं खामोखा इसमें पढ़ूं। यानी वो इस सीरियसनेस को नहीं समझ रहे कि ये अगर इसी तरह कायम रहा तो आइंदा उन पर कितना बड़ा वो आ सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों को तो एकजुट होना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन सिविल सोसाइटीज जो हैं उनको जो है इस वक्त बेदार होना है, बल्कि वो छोटे छोटे पैमाने पे जो काम हो रहे हैं उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना और इसको एक अवामी मूवमेंट बनाना है, इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाएंगे और इसकी सीरियसनेस को पब्लिक तक ले जाएंगे, पब्लिक को समझाएंगे, पब्लिक को बताएंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मुल्क पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं और डेमोक्रेसी पर इस पे क्या असरात पड़ सकते हैं। ये चीज अवाम को समझाने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बिटवीन द लाइन्स होते हैं, उसको समझने की जरूरत है। लोग जो है, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपनी आजादी की जो स्पीच है उसमें अचानक आरएसएस का तस्करा किया। आरएसएस के जो क्या कहते हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उसको उन्होंने कोट किया। तो कुछ लोग जो है उसको लाइट में लेते हैं, ठीक है प्रधानमंत्री वो पहले से ही आरएसएस के हैं, उन्होंने किया होगा। ये ऐसा नहीं है। इसकी आप क्रोनोलॉजी जैसे कहते हैं, क्रोनोलॉजी को आप देखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अचानक कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने आरएसएस को अप्रिशिएट किया है, बल्कि ये उस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कैसे धीरे 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 इंप्लीमेंट होता जा रहा है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कैसे खत्म किया जा रहा है, और जो सबसे बड़ा तबका जो उनकी मुखालिफत कर सकता है उसके राइट्स को कैसे खत्म किया जा सकता है। और ये जो आप ये एनआरसी का जो मामला था उसको दूसरे तरीके से बैकडोर से कैसे एंट्री करा करके यहाँ के मार्जिनलाइज्ड तबकात को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़े तबकात को, यहाँ के माइनॉरिटीज को, उनके राइट्स को खत्म करने की कोशिश की जाए। तो ये एक दूसरे सारी चीजें जुड़ी हुई। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है,
इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ यहाँ के सिविल सोसाइटीज को, सिविल उसको एक अवामी मूवमेंट बनाना चाहिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो ताकि हम हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकें। तो जैसा कि आपने बताया कि एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन ये भी किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई और उसका वक्त संडे के दिन उसी वक्त मुतय्यन किया गया जिस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ का इंडिया ब्लॉक मूवमेंट ने एक वोट अधिकार यात्रा पूरे बिहार में समरसम से शुरू की, और उसमें लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। तो क्या ये उस मास मूवमेंट का आगाज़ है? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये वैसे तो देखा जाए तो बिहार में चूंकि इलेक्शन भी हैं, इसलिए वहाँ के अवाम से इसकी बेदारी लाना बहुत ज़रूरी था। वहाँ एसआईआर किया जा रहा है, इसलिए वहाँ उसको हाईलाइट किया जाना ज़रूरी था। वहाँ के लोगों के अंदर बेदारी लानी ज़रूरी थी। तो वहाँ के सारे अपोजिशन मिल करके इसको एक यात्रा निकाल रहे हैं, एक मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है बिहार तक महदूद नहीं है, ये मूवमेंट बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद पैदा हो गई है कि अब हमको एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, एक साथ इस इशू को उठाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पार्टी लाइन से हटकर एक कॉमन इशू सामने हमारे है, तो इसलिए जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसके साथ जुड़ेंगी। और ये जो मूवमेंट वहाँ से जो बिहार से शुरू हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि बस ये बिहार की हद तक है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये पूरे हिंदुस्तान में ये मूवमेंट चले, पूरे हिंदुस्तान में जो है ये कारवान आगे बढ़े। और लोग बेचैन हैं, लोग जो है इस वक्त बेचैन हैं कि कोई ना कोई इसको उठाए ताकि वो उसके साथ जुड़ें, ताकि उसके साथ शामिल हों, और ये वक्त की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि एक इंडिविजुअल की हैसियत से भी हर आदमी को अपने उस वोट की अहमियत को समझ देंगे। हमारे पास एक कॉमन ट्रेंड ये है कि इलेक्शन के वक्त भी जो है हम अपने मसरूफियात में रहते हैं, वोट डालने तक नहीं जाते। अब यहाँ तो मामला आपका डू और डाई का मामला आ गया है। आप सिर्फ वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे ये अब चॉइस नहीं रही, बल्कि आपके वोट की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अगर वो है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे जा रहे हैं उसके पीछे से वो सारे के सारे आपके इस मुल्क के सिटीजन होने नहीं होने पर सवाल उठाया जा रहा है। तो इसलिए भी इस मुल्क के अंदर इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि आपका वोटर आईडी है, आपके लिस्ट में नाम है, उसको रखा गया है, डिलीट किया गया है। ये सारी चीज़ों की तहकीक आप जानकारी आप भी हासिल करें, अपने ख़ानदान का, अपने अतराफ लोगों का, वो भी आपको देखें। अगर आप नहीं हो रहा है, आपके इल्म में लाए बगैर डिलीट भी हो रहा है, तो फ़ौरन अभी से जो अपने आप को उस नाम में एनरोल कराने, और उसके लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसको जमा करने की अभी से उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आखिर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एसआईआर के प्रोसेस को बिहार के बाद वो लोग बंगाल में, आसाम में, इस तरह दीगर मुकामात पे भी करने के बारे में गौर कर रहे हैं, और इस पर हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में लिया जाए। तो जब ये सिलसिला पूरे पैन इंडिया में अगर फैलता है, अगर वहाँ पर इस सिलसिले को रोक नहीं लगाई गई, या फिर ये प्रोसेस को जो एक्सक्लूजनरी अप्रोच के तौर पर देखा जा रहा है इंक्लूजनरी अप्रोच के बिलमुकाबिल, तो इसमें कहीं ना कहीं अवाम को बेदार होने की ज़रूरत है और इसमें अपना प्रोएक्टिव रोल अदा करने की ज़रूरत है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो अहम डिसीजन है, जो अभी रिसेंटली एसआईआर के पूरे हियरिंग्स के सिलसिले में हुआ था, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आपको आधार एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेना है वोटर एनरोलमेंट के सिलसिले में, लेकिन वहाँ पर यह भी कहा गया कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप वो जो है डिफाइन नहीं करेगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि वोटर आईडी आपकी शनाख्ती कार्ड है, आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, आपका एसएसएलसी मार्क्स कार्ड आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है, लेकिन दीगर डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसकी बुनियाद पर आपके अहम डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनती है, इनकम सर्टिफिकेट बनती है, और वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं आपके ये तमाम चीज़ों को साबित करने में यूज़ होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट या फिर ये डिसीजन कॉन्ट्रोवर्सी या कॉन्ट्ररी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा कि पूरे इंडिया में करने का सोच नहीं रहे हैं, बल्कि जो सर्कुलर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ये एसआईआर जो पूरे मुल्क में किया जाएगा। अब उसकी डेट कब होगी वो बस अनाउंस होना बाकी है। ये तो पहली बात। दूसरी बात जो है, शुरू से जो ऑब्जेक्शंस थे पिटिशनर्स के जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनका ऑब्जेक्शन ये भी था कि जब आधार जो है आप तमाम स्कीमों में लागू कर रहे हैं, आधार इस वक्त एक तरह से मुल्क के अंदर सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट बन चुका है। यानी किसी भी आप स्कीम में जाइए, आपको बगैर आधार लिंक किए कि आप वहाँ उस स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते।
यहाँ तक कि आपको पासपोर्ट बनाना है तो आधार देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना है तो अगेन आपको आधार देना पड़ेगा। तो कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसके साथ आधार को आप जोड़ रहे हैं। अब आप सरे से उसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये आखिरी में ये कहने, जैसे आखिरी में जो अभी जो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर्स आए हैं उसमें जहां ये कहा गया है कि 65 लाख वोटर्स की लिस्ट को आपको डिस्प्ले करना है और वो रीडेबल फॉर्मेट में होना है, और अगर किसी कोई ये क्लेम करता है कि मेरा नाम छूट गया है तो उसको आप ये गुंजाइश दें कि वो आधार को कॉपी को सपोर्ट दे करके वो अपना नाम वहां एनरोल करा सकता है, तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। तो इसकी अहमियत तो आप समझ रहे हैं जी। लेकिन खामोखा जो है अवाम को उलझाने के लिए, देखिए बिहार जैसे स्टेट में खास करके जब ये बात की जाती है, और वहां से हमको दूसरों को भी सबक लेना है, अक्सर हमने देखा है हर साल वहां बाढ़ आती है जी। हर साल बाढ़ आती है, जिसके नतीजे में घर, कई सारे घर जो है बह जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में होते हैं लोग, और कई सारे लोग माइग्रेंट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है कि वहां लोगों के पास बुनियादी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 70-80 लाख माइग्रेंट्स हैं। तो ऐसे में आप वो चीज जो आसानी से मिल सकती है एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो लेने के बजाय आप उन चीजों में खुरेद रहे हैं। अभी जो आपने शराइत लगाई है कि 1987 से पहले के अगर आप हैं, उस वक्त तक के हैं, तो आपको सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है। आप उसके और 2004 के बीच में हैं, 2 दिसंबर 2004 तक के बीच में अगर आपकी पैदाइश है तो आपको अपने बाप का या माँ का आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ प्लेस का प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप 2004 के बाद के हैं तो माँ और बाप दोनों का देना पड़ेगा। तो ये सारे उलझनों में जो लोगों को डाल, इससे पहले जो SIR हुए हैं, कभी भी लोगों से आपको फॉर्म फिलअप नहीं करवाया गया जी। कभी भी उनसे ये नहीं पूछा गया कि आप फलां और फलां फलां डॉक्यूमेंट आपको देना है, सिर्फ अपडेट किया जाता रहा। और भी जेन्युइन वोटर्स को तो क्वेश्चन नहीं किया, जिनके ताल्लुक से डाउट होता था कि ये इनकी कुछ चीजें जो है वो डाउटफुल हैं, उनसे कहा जाता था कि आप इसको प्रूव कीजिए। तो ये बिल्कुल ही सरे से जो है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट देकर के इस तरह की जो सवालात उठाए जा रहे हैं और आधार को क्वेश्चनेबल किया जा रहा है, तो ये इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को हरास करना, और खास करके पिछड़े तबकात को, गरीब लोगों को जो है इससे नुकसान होने वाला है। और वही वो वोटर है जो इस वक्त सरकार के खिलाफ भड़का हुआ है, सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ भड़का हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इससे कनेक्टेड चीज है कि इन लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए, इनके हुकूक खत्म करना चाहिए, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज जो है लाई जा रही है। तो जैसा कि आपने बताया कि वोटर्स को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, और इस सिलसिले में वोटर जितने जागरूक रहेंगे और जितने कॉन्शियस रहेंगे, उतना हम खुद अपने हुकूक को बचा सकेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचा सकेंगे और कंट्री के डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बचा सकेंगे। कहीं ना कहीं हम ये देखते आए हैं कि किसी न किसी तरीके से वोटर्स को या तो पहले लिस्ट से निकाला जाता है, या फिर वोटिंग के दिन उनको वोटिंग करने से महरूम किया जाता है, कहीं कहीं टूर भेजा करके, कहीं कुछ और फसादात के ज़रिए से, या कुछ वायलेंस के ज़रिए से, या किसी और तरीके से। अब वो एक लेवल आगे बढ़ करके इस तरह के नए नए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें आपका वोटर से बाज़ाब्ता नाम निकाल करके, आपको वोटिंग के हुकूक से महरूम करके, आपके सिटीज़नशिप राइट पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरी माइंडसेट को एड्रेस करने के लिए अवाम को शायद बेदार रहना है। तो इस सिलसिले में आपके क्या जो है पॉइंट्स होंगे वो अवाम के, हमारे नाजरीन के सामने आ जाए, तो इंशाल्लाह हम अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। जी देखिए, एक दौर था जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जीत बनानी थी, सरकार बनानी होती थी, वो बाकायदा गुंडों के जरिए से बूथ कैप्चरिंग करवाती थी। फिर एक दौर आया जिसको हमने भी देखा, जिनको हम चाणक्य के नाम से हमने उनको याद किया, कि वो जीतने के बाद लोगों को खरीदते थे, एमपीज को, एमएलए को खरीदते थे अपनी हुकूमत बनाने के लिए। अब उसको और इम्प्रोवाइज करके ये तरीका लाया गया है कि वोटर ही को अंदर दाखिल होने ना दिया जाए, उसके राइट्स को ही खत्म कर दिया जाए। तो उसमें उनके दो फायदे हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिसका वोट नहीं होगा उसके सारे वो जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो तकरीबन खत्म होते चले जाते हैं। तो अब ये तीसरे मरहले में जो है इस बात की कोशिश की जा रही है कि खास करके मार्जिनलाइज तबके के वोटों को किस तरह काटा जाए, उनको किस तरह इस इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रखा जाए। तो उसके जरिए से इन तबकात को यहाँ से मार्जिनलाइज करने की जरूरत की कोशिश की जा रही है। तो अवाम को ये चाहिए कि वो अपनी इस अहमियत को समझें, वोट की अहमियत को समझें, इस साजिश को समझें। और ये जो जहनीत काम कर रही है,
ये जहनीत की जो शुरू से जो जिस प्रोसेस से इन्होंने काम किया है उसको आप देखते हुए समझ सकते हैं कि आइंदा इनका क्या मंसूबा। इसीलिए मैंने बीच में वो हाईलाइट आपका जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्पीच है उसमें आरएसएस का जिक्र करना वो कहीं ना कहीं जो है इससे जुड़ा हुआ है कि ये जो मेंटालिटी है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये अब उस पीक पर पहुंच चुकी है कि इनको अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम क्या सोचेगी, डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होगा, कुछ भी वो उस पर सोचने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद और अपने इख्तिदार के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए अवाम को अलर्ट होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की हिफाजत करने की जरूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब ताहिर हुसैन साहब, सदर WPI कर्नाटका। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ इस बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू की, इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। इंशाल्लाह नाजरीन, फिर अगली बार किसी और मौजू के साथ, किसी और मेहमान खुसूसी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।